क्या मुस्लिम वोटों में ही सेंधमारी की कोशिश है? जय श्री राम मेरा बन गया काम और शुरू हो गया ये पूरा ड्रामा जो है। बिहार में भी हुआ था और उत्तर प्रदेश में सरकारी महकमे में हिस्सेदारी को लेकर इस कम्युनिटी ने, खास करके मुस्लिम ने, कभी कोई आंदोलन इस देश में नहीं किया। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। बात करते हैं यूपी को लेकर। यूपी में 2022 में चुनाव होने वाले हैं। पिछली बार जब चुनाव हुए थे 2017 में, तब यूपी में कुछ ही पार्टियां थी, लेकिन इस बार लगता है कि मुकाबला जो है बड़ा तकड़ा होगा, बड़ा भारी होगा, क्योंकि कुछ नई पार्टियों की भी एंट्री हो रही है। और इसमें सबसे बड़ा नाम उभर कर आ रहा है ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने अभी बिहार में हाल फिलहाल 5 सीटें पाई हैं। और उसके बाद देश भर में एक चीज चलाई जा रही है कि क्या ओवैसी अब पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे। बंगाल तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उन्होंने यूपी में ऐलान किया था। और आज अभी फिलहाल जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, नया अपडेट सामने आ रहा है, उसमें यह आ रहा है कि वो केजरीवाल के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बना सकते हैं और यूपी में चुनाव लड़ सकते हैं। केजरीवाल के ही साथ क्यों? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जिसका जवाब हम हाफिज गुलाम सरवर से चाहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो एक खास समुदाय के वोट पर राजनीति करती आई हैं कहीं ना कहीं। जैसे समाजवादी हो गया, बसपा पार्टी हो गई, पीस पार्टी हो गई, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी हो गई, कुछ छोटी और पार्टियां भी हैं, अजीत सिंह की पार्टी है। ये ज्यादातर सेकुलर वोट यानी कि मुस्लिम वोटों के ऊपर राजनीति करते आई हैं। तो अब ऐसा क्या नया होगा कि ओवैसी के आने के बाद मुस्लिम वोट उनकी तरफ जा सकता है, क्योंकि वो अभी तक कहीं खेमों में बटा हुआ है। तो सर, मैं सवाल यही पूछना चाहूंगा कि ओवैसी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो आगमन हो रहा है, वो कितना राजनीति को बदल पाएगा, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति, जहां अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जातियों में लोग बटे हुए हैं। देखिए, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है जी, और लोकतंत्र में सबको ये अधिकार है कि वो पार्टी बनाए, चुनाव में जाए, चुनाव लड़े जी। और ये भी अधिकार है कि वो अपनी बात सीमित दायरे में रखे या असीमित दायरे में, यानी किसी जातियों में अपने आप को सीमित कर ले, किसी धर्म में सीमित कर ले, या फिर राष्ट्रीय स्तर की अपनी छवि बनाए। मुस्लिम की नाराजगी का फायदा उठाकर कई नई पार्टियां जो आई, जिसमें जनता दल का नाम कहा जा सकता है, बाद के दिनों में राष्ट्रीय जनता दल कह सकते हैं, समाजवादी पार्टी कह सकते हैं, बाद के दिनों में लोक दल कह सकते हैं, बाद के दिनों में जेडीएस कह सकते हैं, बाद के दिनों में तृणमूल कांग्रेस कह सकते हैं। ये तमाम पार्टियां, बीजेडी वगैरह वगैरह जो पार्टियां आई, इन तमाम पार्टियों ने मिलकर अपने डोरे डाले मुसलमानों पर और मुसलमानों के उस कमजोर नब्ज को पकड़ लिया कि भाई इसका एक ही इशू है कि हम शांति से, सुकून से, चैन से इस मुल्क में रहें, पढ़ें, लिखें, बढ़ें, खाएं, कमाएं, हमें डिस्टर्ब ना किया जाए। सियासत में हिस्सेदारी को लेकर या फिर सरकारी महकमे में हिस्सेदारी को लेकर इस कम्युनिटी ने, खास करके मुस्लिम ने, कभी कोई आंदोलन इस देश में नहीं किया और न कभी ऐसी कोई तहरीक चली, न इसकी कोशिश हुई। तो ये जो कमजोर नब्ज था, इसको इन पार्टियों ने, जो काउंटर कर रहे थे कांग्रेस को उस वक्त, उन्होंने टटोला और उन्होंने अपने संबोधन में, अपनी मैनिफेस्टो में इसी को मुख्य स्थान दिया। और नतीजा यह हुआ कि भारत का मुसलमान इन पार्टियों की तरफ बड़ी तेजी से आकर्षित हुआ और इन्हें सत्ता तक पहुंचा दिया। अब कुछ दिनों तक जब इन लोग भी सत्ता में रहे, तो कहीं ना कहीं से यह संदेश जाने लग गया कि क्या वाकई मुसलमान जहां खड़ा था उस वक्त, यानी कांग्रेस को छोड़ते समय, क्या वहां से भी पीछे आ गया क्या? तो जब मूल्यांकन हुआ, एनालिसिस हुआ, तो इस नतीजे पर मुस्लिम चिंतक, मुस्लिम विचारक, मुस्लिम बुद्धिजीवी, एक रिपोर्ट जो आई थी सच्चर कमेटी, कई कमेटियों की रिपोर्ट मैं बता दे रहा हूं, सच्चर की, रंगनाथ मिश्रा की, कुंडू की, सारी रिपोर्टों ने यह बताया कि माइनॉरिटी, स्पेशली मुस्लिम की बात कर रहा हूं, ये यहां आखिरी पायदान पर, अब मैं ये बोलूं दलितों से भी बदतर स्थिति लफ्ज जो सच्चर ने इस्तेमाल किया वो मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन भारत के तमाम माने सामाजिक जो व्यवस्था बनी है उसमें अंतिम पायदान पर मुसलमान खड़ा है। इस रिपोर्ट ने बड़ा मायूस किया कि जिन पार्टियों पर फिर हमने भरोसा किया कांग्रेस को छोड़ने के बाद, उन पार्टियों ने भी कहीं ना कहीं उसी पॉलिसी को इख्तियार किया जिसको कांग्रेस कर रही थी। तब जाकर
तब जाकर एक खलबली, एक हलचल पैदा हुआ और नई नई पार्टियां वजूद में आने लगी। अब आपको लौटाता हूं, इससे पहले केरला में और हैदराबाद में, इन दो जगहों पर पहले से मुस्लिम क़यादत वाली पार्टी, मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टी, जैसे मुस्लिम लीग जो है वो पहले से थी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आफ्टर डिवीजन ऑफ माने भारत पार्टीशन के बाद जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने केरल में काम किया और इतना काम किया कि कांग्रेस मजबूर हो गई थी कि वो उससे अलायंस की और सत्ता में आई। इसी तरह से हैदराबाद का लोगों ने मूल्यांकन किया तो लोगों को लगा, हालांकि आंकड़े के आधार पर हैदराबाद और केरल में बड़ा फर्क है आज भी, ये एकदम कड़वा सच है। संकट जो पूरे भारत में था, असल बात समझिए, वो पूरा संकट जो था वो उत्तर प्रदेश में था, मुसलमानों पर, उसके अस्तित्व पर, उसके निशान पर, उसके मजहब पर। जैसे अयोध्या एक डिस्प्यूट था, आज भी आप देख लें, जो अयोध्या निमटारे के बाद भी जो नाम आता है तो वो मथुरा काशी का था, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में मजमूई आबादी, चूंकि उत्तर प्रदेश उस समय तक अखंड उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड नहीं बना था, तो मजमूई आबादी मुसलमानों की भारत के अन्य राज्यों से, प्रतिशत नहीं कुल आबादी बहुत ज्यादा थी। तो ये एहसास किया जाने लगा उत्तर प्रदेश के लोगों के द्वारा कि यहां भी हमको एक मुस्लिम बेस पार्टी बनानी चाहिए। तो डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी के नेतृत्व में मुस्लिम मजलिस पार्टी बनी और बड़ा सफल परीक्षण हुआ, अच्छा परिणाम आया, एक अच्छा मैसेज गया, कई लीडर उभर कर आए, कई नए चेहरे आए, कई विधायक आए और उन तमाम चेहरों ने एक धमाल मचा दिया था। लेकिन उसी बीच में एक बीमारी जो है वो बीमारी फिर आई और आपस में ना इत्तेफाकी हुआ और शिराजा बिखर गया। बाद के दिनों में नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी और पीस पार्टी नाम की दो पार्टी फिर आई, इन दोनों ने भी धमाल मचाया, लेकिन अंजाम वही ढाक के तीन पात हुए। लेकिन ये सारी पार्टियां जिंदा हैं अभी भी और आने वाले 25 दिसंबर को इन तमाम पार्टियों का एक जगह इज्तिमा भी मेरठ में होने वाला है और उम्मीद है मुझे कि कोई अच्छा नतीजा शायद निकलकर सामने आएगा। कोशिशें ये हो रही कि पहले हम लोग आपस में अलायंस कर लें, क्योंकि एजेंडा हमारा कॉमन है, तो हम तो पहले अलायंस कर लें, तब हम किसी और से अलायंस की बात करेंगे। इसी बीच में जो ये खबरें, जो प्रश्न जहां से आपने सवाल शुरू किया, इसी बीच में ये हुआ कि आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और फिर ये खबर आ गई कि मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चुनाव लड़ेगी। यहां तक भी ठीक था, लेकिन अब जो खबरें आ रही है वो ये आ रही हैं कि MIM और आम आदमी पार्टी और राजभर साहब की पार्टी इत्यादि कुछ और दलों के साथ एक गठबंधन बनने जा रहा है। तो जो सवाल आपने उठाया वो यहां आकर अब खड़ा हो गया कि ये पार्टियां जो गठबंधन बना रही हैं, ये किसके भरोसे पर, किसके कांधे पर ये अपना बंदूक रखेंगी। क्योंकि ये जिन पार्टियों को मैंने नाम लिया, आम आदमी पार्टी का कोई संगठनात्मक ढांचा नहीं है। उत्तर प्रदेश से ज्यादा बिहार में आम आदमी पार्टी का मजबूत ढांचा था, मगर वो चुनाव नहीं लड़ पाई, इसलिए कि चुनाव लड़ने की पोजीशन में नहीं थी पार्टी। उत्तर प्रदेश में इसका कोई अभी संगठनात्मक ढांचा नहीं है आम आदमी पार्टी का, और न ही MIM का कोई ढांचा। वो जोश में और जज्बे में जुड़ जाना वो तो एक लगाव है, ओवैसी साहब से मुस्लिम युवकों में एक क्रेज है, ठीक है, वो लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन जो पार्टियों के काम करने का तरीका है उसमें MIM भी अभी नहीं है। तो आखिर ये गठबंधन और ये तैयारियां किसके भरोसे पर, क्या मुस्लिम वोटों में ही सेंधमारी की कोशिश है? तो पहले से बटा ये वोट जो ऑलरेडी पहले से बट चुका है, कांग्रेस में मुस्लिम वोट देता, सपा में मुस्लिम वोट देता, बसपा में मुस्लिम वोट देता, लोकदल में मुस्लिम वोट देता, और यूं कह लें कि भाजपा में भी कुछ मुस्लिम वोट देता। तो मैं समझता हूं ये गलत नहीं हो सकता। आप पत्रकार है, 2019 के बाद मोदी जी ने खुद कहा था कि परसेंटेज बढ़ा और उसमें आया है 14% तक की बात की जा रही थी कि मुस्लिम वोट ने भाजपा को दिया। तो ये पहले से बिखरा हुआ वोट
क्या इन सबों को छोड़कर मुस्लिम मजलिस और केजरीवाल एंड फला फला के जो नए गठबंधन है उसमें जाएंगे, या फिर जैसे बटे थे वैसे बटे रहेंगे? तो क्या इस सेकुलर वोट, अब मैं कह रहा हूं मुस्लिम से ज्यादा सेकुलर कौन होगा, इन सेकुलर वोटों के बिखराव का सीधा सीधा लाभ किसको मिलेगा, ये भी एक बहस का विषय है। इस पर भी चिंतन की आवश्यकता है। और नॉन मुस्लिम्स में हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो हमारे बड़े भाई हैं, उसमें वाकई जो सेकुलर सोच के लोग हैं उनकी भी एक बड़ी आबादी है। अगर ये नहीं होती तो मोदी जी को 70-80% वोट मिलना चाहिए था। वोट उनको आज भी 30 और 35 के बीच में ही है। तो 35-36% को आप माइनस भी करते हैं तो फिर भी 64-65% जो लोग हैं उनको तो सेकुलर आप मानेंगे। तो इन सेकुलर वोटों को कैसे यूनाइट किया जाए? यदि आप धर्म के नाम पर अलग अलग मंचों से भाषण देंगे, अलग अलग पार्टियां जो मैंने नाम गिना दिया आपको, ये बिखरे हुए अगर होंगे और इनके अलग अलग गठबंधन भी अगर होंगे, तो भी क्या इनका मेन फोकस कौन होगा? फोकस तो मुस्लिम होगा। और फोकस अगर मुस्लिम होगा तो मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा, साथ में उन सेकुलर वोटों का भी बिखराव होगा जो कहीं ना कहीं, चाहे उसे आप SC ST कह लें, OBC कह लें, या ब्राह्मण में भी जो लोग हैं, तो उनका भी बिखराव होगा और मायूस मतदाता होंगे। चुनाव से ही पहले एक तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा सेल, आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा, पहले से ही वो साइकोलॉजिकल एक वार शुरू करते हैं और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वो सेकुलर वोटरों को ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि तुम तो खत्म हो गए, खत्म तुम्हारा काम अब नहीं रहा, वो हम सब जगह हम ही है, जय श्री राम मेरा बन गया काम और शुरू हो गया। ये पूरा ड्रामा जो है बिहार में भी हुआ था और उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे यही होगा, तो पहले से भी सरकार और बंगाल में ये शुरू हुआ। तो ये जो सेकुलर वोटों का जो बिखराव होगा और इन वोट मतलब पार्टियों का अटैक जो होगा, मतलब मनोवैज्ञानिक हमला जब होगा, तो क्या अंजाम होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। इसलिए मैं तो विनती करता हूं इन पॉलिटिकल पार्टियों से भी कि अगर वाकई आप चाहते हैं सेकुलरिज्म को मजबूत करना, डेमोक्रेटिक ढांचे को मजबूत करना, तो आपका कर्तव्य भी बनता है, आपका दायित्व भी है, आप टुकड़े टुकड़े में अलायंस न करें, आप एक महागठबंधन बनाएं। उस महागठबंधन में वो तमाम पार्टियां जो संविधानवादी अपने आप को कहती हैं, जो समाजवादी कहती हैं, जो लोहियावादी कहती हैं, जो अंबेडकरवादी कहती हैं, उन तमाम पार्टियों को एक मंच, एक महाज पर आकर सिर्फ इस नारे के साथ कि देश का संविधान क्या वाकई खतरे में है, मैं कहूंगा तो मेरी निजी राय हो जाएगी, मैं उनसे कह रहा हूं क्या वाकई खतरे में अगर आपको लगता है तो आपको आना चाहिए। क्या वाकई लोकतांत्रिक ढांचे में बिखराव हो रहा और कमजोर हो रहा लोकतंत्र, तो आपको आना चाहिए। क्या वाकई लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो ये राइट्स है वोट के वो छीने जाएंगे आम गरीब लोगों से? क्या पूंजीवादियों के हाथ में पूरे देश का बागडोर दिया जाएगा? अगर आपको लग रहा, मैं उनसे पूछ रहा हूं, तो आपको एक जगह आ जाना चाहिए। और ये चुनाव जो 2022 का है, ये समझिए कि मिनी लोकसभा चुनाव होने वाला है। मिनी लोकसभा बिल्कुल, इसके जस्ट बाद 2024, जस्ट बाद भी नहीं कहिए सर, आप ये करिए उसका परिणाम ही ये बताएगा कि लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा। अगर 2022 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में दोबारा सरकार बनाती है और योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं, तो ये किसी कोरे कागज पर लिख लिया जाए कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से केंद्र में भी सरकार बनाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपने ये पूरी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है इस पर अच्छी तरह से समझा और विश्लेषण किया। जितनी सेकुलर दलें हैं फिलहाल वो किस तरह से अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में है और कुछ आपस में मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। कितना कारगर साबित होगा या वोट बट कर रह जाएगा और फिर या मौजूदा हालात में जो फिलहाल सत्ता में है उसकी वापसी हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। आप लोग कमेंट कर सकते हैं और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। वैसे देखा जाए उत्तर प्रदेश में अब चुनाव डेवलपमेंट पे, विकास के नाम पर तो हो नहीं रहा, यही सब जातीय समीकरण धर्म के जुमलेबाजी चलेगी। आप लोग बेहतर समझ सकते हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।